Welcome. In this video, we are going to study our chapter that is breathing and exchange of gases. इस चैप्टर का हम पार्ट 2 कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड द कैपेसिटीज। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज का मीन्स क्या है कि जो हम वो सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं तो कितनी मिलीलीटर हम गैसेस को लेते हैं और कितनी मिलीलीटर हम गैसेस को छोड़ते हैं, उन सब के बारे में हम टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन रेगुलेट आवर ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट का मतलब क्या है कि कितनी स्पीड से हम सांस ले रहे हैं, उसको बॉडी का कौन सा पार्ट जो ब्रेन है वो किस प्रकार से कंट्रोल करता है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग से रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स का मीन्स क्या है, ऐसी बीमारी जो एक पार्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम में होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे एस्मा हो गया, एलर्जी हो गई एंड ऑल दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले देखते हैं ब्रीथिंग रेट। जो अडल्ट है, नॉर्मली अगर हम बात करें हेल्दी अडल्ट है, वो एक मिनट में 12 से लेके 16 तक 16 बार सांस लेता है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है? डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन इनहेल और एक्सहेल इन डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग परिस्थिति में एक व्यक्ति कितना वॉल्यूम सांस ले सकता है और कितना वॉल्यूम सांस छोड़ सकता है, उसको हम बोलते हैं हमारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। उसमें सबसे पहले आती है टाइडल वॉल्यूम। जब हम कुछ सांस ले रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हमारी जो सांसें हैं वो इनवॉल्यूंटरी मीन्स अपनी इच्छा के बगैर चलती रहती है। तो नॉर्मली हम कितनी सांस ले रहे हैं और नॉर्मली हम कितनी सांस छोड़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली जो है, जब हम सांस लेते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ एयर दैट अ पर्सन नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल जो होती है हमारी 500 ml। यानी कि जब हम इनवॉलंटरी कुछ काम करते हुए खाली बैठे हुए जो हम सांस ले रहे हैं, उसको हमने बोला टाइडल वॉल्यूम। और एक बारी में हम 500 मिलीलीटर गैस को लेते हैं, यानी कि O2 को लेते हैं, और 500 मिलीलीटर हम CO2 को एक्सेल आउट करते हैं। या फिर आता है, या आती है हमारी एक बारी की, एक टर्न में हम कितना करते हैं। मैंने आपको बताया एक टाइम पे एक हेल्दी ह्यूमन जो है 12 से लेकर 16 तक बार सांस ले सकता है इन 1 मिनट। तो बात करते हैं 1 मिनट में हम कितने सांस लेते हैं, कितना O2 लेते हैं, और 1 मिनट में हम कितना CO2 को छोड़ते हैं। उसको हम बोलेंगे MRV, जो है मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम की इनटू ब्रीथिंग रेट। जो टाइडल वॉल्यूम है वो है अपना 500 ml, उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से 16 तक, तो हमारे जो मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है वो निकल के आती है 6000 से 8000 मिलीलीटर पर मिनट। यानी कि हम एक मिनट में 6000 यानी कि 6 लीटर से लेके 8 लीटर ऑक्सीजन को हम छोड़ लेते हैं, और हम 6 लीटर से 8 लीटर CO2 को छोड़ते हैं। ये तो बात होगी नॉर्मली की। लेकिन देखो, नॉर्मली सांस लो, ले रही, नॉर्मली सांस लेने के बाद भी हम फोर्सफुली एक आगे से और भी सांस ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि नॉर्मल सांस लेने के बाद, नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद आप कितना और इनहेल कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं अपनी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है? आफ्टर नॉर्मल इनहालेशन we still inhale additional volume of air by forceful inhalation, that is known as inspiratory reserve volume। हम एक टाइम में नॉर्मल तो 500 ml लेते हैं, लेकिन फोर्सफुली हम 2500 से 3000 ml वॉल्यूम ऑफ एयर ले सकते हैं। अब जैसे ये बात हो गई होती है हमारे फोर्सफुल हम कितना इनहेल कर सकते हैं। अब वही आपने नॉर्मली 500 ml CO2 को छोड़ दिया। नॉर्मली 500 ml CO2 को छोड़ने के बाद भी आप कुछ CO2 को एक्सेल आउट कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो what is the expiratory reserve volume? After normal exhalation, additional volume of air a person can exhale by forceful exhalation। ये होता है हमारा 1000 से 1100 ml। तीनों मैंने पढ़ा दी। टाइडल वॉल्यूम 500 ml, 6000 से 8000 पर मिनट। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 पर टाइम, मिनट नहीं है, एक टाइम में।
और थर्ड है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 पर टाइम। आप देखो, अब आती है रेजिडुअल वॉल्यूम। हमने सांस लिया, टाइडल वॉल्यूम, फिर सांस लिया, कैसे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सांस छोड़ दी, टाइडल वॉल्यूम छोड़ दी, और छोड़ दी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लास्ट में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी छोड़ने के बाद सम वॉल्यूम ऑफ एयर, सम वॉल्यूम ऑफ गैस रिटेन इन आवर लंग, जिसको हम बोलते हैं अपनी रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिड्यू का मतलब क्या होता है, जो चीज़ बच जाती है उसको हम बोलते हैं रेजिड्यू। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, ऐसी एयर जो कि हमारे लंग्स के अंदर सांस लेने के बाद सांस छोड़ने के बाद, फोर्सफुली छोड़ने के बाद भी हमारे जो लंग्स में बच जाती हैं, ताकि जो लंग्स है वो कोलैप्स ना होए, वो ना चिपके, इसलिए हम उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जो होती है 1100 से 1200 mm। टाइडल वॉल्यूम 500, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000, इंस्पायरेटरी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100, रिजर्व वॉल्यूम 1100 से 1200। रेजिडुअल वॉल्यूम इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट लंग कोलैप्स, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं स्पायरोमीटर क्या है। जो हम कितना सांस ले रहे हैं, कितना सांस छोड़ रहे हैं, उसको हम मेजर करते हैं एक डिवाइस से जिसका नाम है स्पायरोमीटर। तो मैंने आपको क्या बोला, कितनी एयर हम ले रहे हैं, कितनी एयर हम छोड़ रहे हैं, इसको जब हम मेजर करते हैं तो एक डिवाइस से मेजर करते हैं जिसका नाम है स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर वो ही एयर को मेजर करेगा जिसको हम अब छोड़ देंगे या तो फिर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट आता है कि रिजर्व वॉल्यूम तो हमारे लंग्स के अंदर 24 घंटे रहेंगी, उसको तो ना हम छोड़ रहे ना हम उसको ले रहे, तो हम रिजर्व वॉल्यूम को मेजर नहीं करते। अब अब हम इन जो वॉल्यूम्स हैं, इन वॉल्यूम को मेजर करके हम कुछ कैपेसिटीज निकालते हैं। तो बात करते हैं कैपेसिटीज की। हमारे पास 5 टाइप की कैपेसिटी। सबसे पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मीन्स क्या है, आप कितने सांस ले सकते हो, नॉर्मली भी, forcefully भी। तो normally and the forcefully, how much volume of air you can inhale, it is known as total inspiratory capacity या फिर खाली इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मैंने आपको बोला टाइडल वॉल्यूम इसमें ऐड होगी और इसमें ऐड होगी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो हमारी 500 ml थी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो मैं 2500 से 3000 थी, यानी कि 3000 से 3500 हम सांस ले सकते हैं। फिर आती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, हम कितना छोड़ सकते हैं, नॉर्मली भी और फोर्सफुली भी। नॉर्मली 500, फोर्सफुली 1000 से 1100, तो ये निकल के आती है 1500 से 1600 ml। नेक्स्ट है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या है, आपने नॉर्मली एक्सेल कर दिया, यानी कि आपने टाइडल वॉल्यूम को निकाल दिया। टाइडल वॉल्यूम को निकालने के बाद आपके लंग्स में जितनी भी एयर बचती है उसको आप बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसमें हमारा टाइडल वॉल्यूम तो नहीं आएगी कि टाइडल वॉल्यूम तो मैंने निकाल दिया, इसमें हमारी आएगी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो 1000 से 1100 है। इसमें आएगी रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमारे लंग्स में हमेशा रहती है, जो 1100 से 1200 है। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी एक लंग्स की कैपेसिटी। तो एक लंग्स की कैपेसिटी हम किस प्रकार से मेजर करते हैं, लंग्स की कैपेसिटी हम मेजर करेंगे कि आपने फोर्सफुली एक्सेल कर दिया, फोर्सफुली एक्सेल करने के बाद आप कितना सांस ले सकते हैं उसको हम बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। छोड़ दिया, फोर्सफुली एक्सेल करने के बाद आप क्या कर ले सकते हो, जो आपने फोर्सफुली एक्सेल किया आप उसको दोबारा ले सकते हो, ठीक है। तो आप टाइडल वॉल्यूम को लोगे, ठीक है, आप लोगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये 3 इसमें ऐड होती है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड करेंगे 2500 से 3000, टाइडल वॉल्यूम ऐड करेंगे 500, 1000 से 1100, हमारे एक्सपायरेटरी। अब बात करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, पूरे लंग की कैपेसिटी कितनी है। तो जो हमने निकाला अपना वाइटल कैपेसिटी, जब हम उसमें अपनी रेजिडुअल वॉल्यूम को भी ऐड ऑन कर देंगे तो उसमें आ जाएगी हमारी टोटल लंग कैपेसिटी। अब आपसे क्वेश्चन पे पूछता है कि कौन क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली बाय द स्पायरोमीटर। तो इसमें हम रेजिडुअल वॉल्यूम को नहीं कर सकते, टोटल लंग कैपेसिटी को नहीं कर सकते, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम को भी हम नहीं कर सकते।
ये तो बात होगी कि कौन कौन से वॉल्यूम है। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने सांस ले ली, कितना कितना वॉल्यूम ले लिया हमने वो भी मेजर कर लिया। अब सांस लेने के बाद अब उसको जैसे लंग्स से हमारे पार्ट बॉडी ऑफ पार्ट्स तक भी पहुंचाना है। बॉडी पार्ट्स के बाद उसको हमें वहाँ पर भी एक्सचेंज करना है, तो हम वही पढ़ेंगे। तो एक चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, जिस दीवार को उनको पार करना है वो दीवार कितनी मोटी है। अगर ज़्यादा मोटी दीवार है तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर कम पतली ज़्यादा है तो उनका टाइम कम लगेगा। तो थिकनेस क्या है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। सेकेंड, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी थिक, लेस देन 1 मिलीमीटर। नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक पर्टिकुलर गैस कितना प्रेशर को एक्सर्ट करती है, हम उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो जो एयर है वो आपको नहीं पड़ा, डिफ्यूजन होता है तो वो हमेशा हाई रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या फिर हाई रीजन ऑफ पार्शियल प्रेशर से लो रीजन ऑफ पार्शियल प्रेशर या फिर लो रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तक जाती है। नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। जो गैस जितना जल्दी खून के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी वो उतनी ही जल्दी वहाँ से उसमें डिसॉल्व होके जो है ट्रांसपोर्ट हो पाएगी। तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, मोर सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस एंड इजियर डिफ्यूजर या फिर इजियर डिफ्यूजर। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं O2 को और CO2 का, जो CO2 है वो ऑक्सीजन से 20 से 25 टाइम ज़्यादा सोल्यूबल है खून के अंदर। तो जो CO2 है वो जल्दी ट्रांसपोर्ट हो सकती है एज कंपेयर टू O2। आप देखो, the amount of CO2 that can diffuse per unit difference in partial pressure across membrane is much higher than oxygen। क्यों? क्योंकि जो CO2 है वो 20 to 25 टाइम हाई मोर सोल्यूबल है ब्लड के अंदर। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का किस किस रीजन में क्या क्या पार्शियल प्रेशर है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा O2 का। देखो, मैंने आपको बताया कि जो भी कोई भी चीज़ है, कोई भी एयर है, वो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में जाना, ट्रांसपोर्ट होना प्रेफर करती है। अगर मैं बात बताऊँ O2 की, जब हम सांस लेंगे तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, लंग्स का प्रेशर कम होना चाहिए। तो उस टाइम पे जो हमारा बाहर का O2 का पार्शियल प्रेशर है वो होता है 159 मिलीमीटर ऑफ मरकुरी, 159 mmHg। तो 159 से कम होना चाहिए एल्वियोलाई में, तभी वो पास होगी। तो एल्वियोलाई में जो होता है वो होता है 104 मिलीमीटर ऑफ Hg, 104 ऑफ Hg। अब उसको क्या है, उसको एल्वियोलाई से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाना होता है। अगर उसको पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अब जाना है तो पल्मोनरी आर्टरी का जो पार्शियल प्रेशर है O2 का उसमें, इट शुड बी लेस देन द पार्शियल प्रेशर इन एल्वियोलाई। तो वहाँ पर होता है 40 ऑफ Hg। अब वो ब्लड के अंदर चलेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड। तो वही जो हमारा पल्मोनरी वीन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, तो उसमें जो पार्शियल प्रेशर है O2 का वो होता है 95। वही टिश्यू के अंदर आ गया जाता है 40। अब हम बात करते हैं CO2 की। CO2 की मैं बात करूँगा टिश्यू में CO2 बन गई है। अगर टिश्यू में CO2 जब बनती है तो उसमें उसका पार्शियल प्रेशर होता है 45 mmHg। अब हमने उस CO2 को टिश्यू से ब्लड के अंदर पहुंचाना है। अगर हमें उस CO2 को टिश्यू से ब्लड के अंदर अगर हमें उसको ट्रांसपोर्ट करना है, इन दैट केस वी नीड पार्शियल प्रेशर लेस इन ब्लड एज कंपेयर टू द टिश्यू। तो उस टाइम पे ब्लड के अंदर हमारा CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg। फिर है अपना डीऑक्सीजनेट ब्लड। अब वो जो ब्लड है उसके अंदर हमने जब CO2 को डाला तो वो हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वीन वाला ब्लड। उसमें जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो होता है 45 mmHg। अब फिर हम उसको लेके आ गए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास।
अब हमें वहाँ पर CO2 का और O2 का एक्सचेंज करवाना पड़ता है, यानी जो CO2 है उसको पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के अंदर एल्वियोलाई के अंदर हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो इन दैट केस वी नीड लेस प्रेशर इन द एल्वियोलाई एज कम्पेयर टू द ब्लड। तो जो वहाँ पर होता है 40 और जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें होता है 0.3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल स्टडी द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हम किस किस प्रकार गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो देखो हमने पढ़ा है, या हमें मैंने तो पढ़ा दिया, हमने पढ़ा है जो ब्लड है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और जो ब्लड है इसके अंदर दो सब्सटेंस हमें देखने को मिलते हैं, ब्लड प्लाज्मा एंड द ब्लड के फॉर्म एलिमेंट्स, फॉर्म पार्टिकल्स। तो प्लाज्मा है, इट constitutes 55% ऑफ द टोटल ब्लड एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट constitutes ओनली 45%। अगर वो 55% को कॉन्स्टिट्यूट करता है तो होता प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारे आते हैं ब्लड सेल्स एंड दी ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स के आगे फिर दो टाइप आते हैं हमारे आरबीसीज एंड दी डब्ल्यूबीसीज। आप देखो, अब बात है हमारी आरबीसी। जो आरबीसी है हम पढ़ते हैं, जो आरबीसी है वो होती है न्यूक्लिएटेड, और इसके अंदर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलीज जो है एब्सेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसको जो है मैक्सिमम स्पेस, जो स्पेस है उसके अंदर उसको मेंटेन करना होता है, ताकि वो क्या है, वो वहाँ पर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके हीमोग्लोबिन को बाइंड करके या फिर प्लाज्मा स्टेट के अंदर डिसॉल्व करके भी। तो आरबीसी के पास क्या होता है? आरबीसी की बात है हीमोग्लोबिन, एचबी जिसको हम बोलते हैं। हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं, हीम पार्ट, एक ग्लोबुलिन पार्ट। ग्लोबिन हम बोलते हैं प्रोटीन या फिर पॉलीपेप्टाइड। जो हीम पार्ट है इसके पास 4 आयरन होते हैं। चारों आयरन के साथ जो है हमारा एक एक O2 का मॉलिक्यूल अटैच होकर जाता है, यानी कि 4 O2 एक हीमोग्लोबिन जिसके अंदर 4 आयरन के मॉलिक्यूल है, 4 आयरन के पार्ट है, उसके साथ कंबाइन होकर ट्रांसपोर्ट होता है। ग्लोबुलिन में जो है 4 प्रोटीन की चेन है, 2 अल्फा एंड द 2 बीटा चेन। अब हम बात करते हैं एल्वियोलाई में। जो एल्वियोलाई में O2 आई थी, अब वो जो एल्वियोलाई में O2 आई है उसको हमें टिश्यू के पास पहुंचाना है। तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें जो है 3% जो हमारी O2 है वो डिजोल्व हो जाती है प्लाज्मा के अंदर। मैंने आपको बताया था फैक्टर अफेक्टिंग जब ट्रांसपोर्ट में, कि जो CO2 है वो 20 to 25 टाइम्स हायर सोल्यूबल होती है हमारे ब्लड में एज कम्पेयर टू दी O2। अगर वो हायर सोल्यूबल हमारे होती है तो हायर सोल्यूबल होने में वो प्लाज्मा के अंदर सोल्यूबल जल्दी हो जाती है, लेकिन O2 नहीं हो पाती। तो O2 सिर्फ 3% ही प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होके पास होती है। नेक्स्ट है, अब जो 97 बच गई वो हीमोग्लोबिन के साथ कनेक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि आरबीसी के अंदर बनता है और वहां पर ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए oxygen bind to heme part of the hemoglobin binds to iron plus 2. One hemoglobin can carry 4 O2 as it has 4 Fe plus 2. Every 100 ml blood has 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। मीन्स एक हेल्थी ह्यूमन बीइंग, हेल्थी अडल्ट की बात करें तो उसके अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ब्लड, पर 100 मिलीलीटर। वही ऑन एवरेज 15 लेके चलते हैं। तो अगर हम यहाँ से एस्टिमेट लगाएं तो जो एक हीमोग्लोबिन है वो 1.34 मिलीलीटर O2 को कैरी कर सकता है। तो टोटल अगर हम बात करें तो हर एक 100 ml ब्लड के अंदर जो है 20 ml O2 प्रेजेंट होती है। समझ में आ गया? अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन का एक कर्व है, डिसोसिएशन कर्व का मीन्स क्या होता है? डिसोसिएट करना, टूट जाना। अब जो ये O2 है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके HbO2 की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है। अगर वो HbO2 की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है तो क्या होगा? तो जब भी वो टिश्यू के पास जाएंगे तो उसको HbO2 को तोड़ से उस अलग होना पड़ता है, तभी जाके वो हमारा टिश्यू तक डिलीवर होगी। तो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, जिसको हम बोलते हैं PO2, एंड द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2। कितना वो सैचुरेट अभी भी, कितना वो जुड़ा हुआ है। दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द बाइंडिंग ऑफ O2 विद
hemoglobin at various conditions, and other factors like PCO2 and partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ions, and temperature affecting these. जैसे जैसे अगर हम पार्शियल प्रेशर O2 का बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती जाएगी और उसका मैक्सिमम सैचुरेशन पहुंच जाएगा, जो 97-98% के आसपास होता है। फिर अगर हम बात करते हैं लंग्स के पास, तो लंग्स में क्या है, लंग्स के पास क्या होता है, लंग्स के पास हीमोग्लोबिन और O2 आपस में जुड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन, जिसको बोलते हैं एसोसिएशन, जुड़ना। वही अगर हम बात करें टिश्यू के पास, जब टिश्यू के पास जाती है तो वहां पर हमें नीड होती है कि उस O2 को हमें डिलीवर करना है टिश्यू के पास। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में वो O2 हीमोग्लोबिन से टूटती है, जिसको हमने बोला ऑक्सीजन डिसोसिएशन, और उसका हमने एक कर्व भी ड्रॉ किया है बिटवीन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 एंड विद PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। एक सिग्मोइड कर्व हमें देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीजन। चलो अगला भी थोड़ा सा टॉपिक रहता है, ये सब टॉपिक करवा दूँ? नहीं, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम बात करेंगे CO2 किस प्रकार ट्रांसफर होगी, फिर हम बात करेंगे कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं अपने रेस्पिरेशन को। बस फिर हमारा होगा डिसऑर्डर, एंड टुमारो दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। तो बंदे रहिए हमारे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।